प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे व्याकरण क्या है, व्याकरण का अर्थ क्या है, व्याकरण की परिभाषाएं क्या हैं, व्याकरण के उद्देश्य क्या है और व्याकरण के महत्व क्या है, व्याकरण की विधियां क्या है। और इस तरह से हम व्याकरण के बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपने देखा कि व्याकरण शिक्षण में आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि व्याकरण है क्या और व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। मानव को किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो वह उसकी पूर्ति की सोचता है और उसके साधनों द्वारा संभवतः उसकी पूर्ति भी करता है। साधन उचित हो तथा उसका सीमा उल्लंघन न किया जाए, इस हेतु उन्हें कुछ नियमों में बांध दिया जाता है। भाषा के संबंध में यही नियम लागू होता है। आदिकाल में मानव ने अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जो माध्यम बनाया वह आज भी प्रचलित है। इसी का नाम भाषा है। संभवतः आदिकाल में भाषा का स्वरूप सांकेतिक रहा हो, लेकिन धीरे धीरे यह रूप मौलिक व लिखित रूप का प्रादुर्भाव और विकास हुआ। मौलिक व लिखित भाषा में आज कई रूप प्रचलित हैं। भाषा के उन रूपों में नियमितता और स्थिरता लाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो आज भी भाषा के साथ संबद्ध हैं। इन्हीं नियमों को व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं व्याकरण का अर्थ। कि व्याकरण शब्द व्याकरोति से लिया गया है। भाषा को व्याकृत कहने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी प्लस आ प्लस क्रय प्लस धातु प्लस ल्यूट प्रत्यय व्याक्रियन्ते शब्दयेन अर्थात वह शास्त्र जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप से शब्द सिद्ध हो सके व्याकरण कहलाता है। वह शास्त्र जिसमें हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करते हैं व्याकरण कहलाता है। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है वह व्याकरण शास्त्र कहलाता है। अगली स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं व्याकरण की परिभाषाएं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी परिभाषाएं देख रहे हैं। उनमें से जो पहली है वह है डॉक्टर स्वीट की। डॉक्टर स्वीट व्याकरण के बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर स्वीट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंग्लिश ग्रामर में व्याकरण को भाषा और उसके स्वरूप का व्यवहारिक विश्लेषण बताया है। तो यानी डॉक्टर स्वीट कहते हैं कि व्याकरण जो है वह भाषा का व्यवहारिक स्वरूप है। सैद्धांतिक रूप में भाषा को हम देखते हैं पुस्तकों में, लेकिन जब हम उसे व्यवहार में लाने लगते हैं तो व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है और व्याकरण भाषा का एक व्यवहारिक स्वरूप है। अगला देखते हैं हम, जो अगली परिभाषा है कि लंदन के बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने व्याकरण की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। व्याकरण शब्दों और वाक्यों के गठन के विवरण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अर्थात शब्द और वाक्य रचना का नाम ही व्याकरण है। तो आपने देखा कि लंदन के बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने व्याकरण की परिभाषा में क्या कहा कि व्याकरण शब्दों और वाक्यों दोनों के गठन के विवरण, इन दोनों का गठन कैसे हुआ इसके विवरण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कि हमें शब्द और शब्दों का प्रयोग करके वाक्य किस तरह से बनाना है, किस तरह से वाक्य की रचना होती है, बस यही व्याकरण में सिखाया जाता है। आगे आता है अगली परिभाषा और वह है डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के अनुसार किसी भी भाषा को बोलने और लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति का नाम ही व्याकरण है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर भाषा को बोलने और लिखने के बस नियमों को ही एक तरह से व्याकरण का नाम दे रहे हैं। तो किसी भाषा को बोलने और लिखने के जो नियम है, उनकी जो व्यवस्थित पद्धति है, वही व्याकरण कहलाती है। अगली परिभाषा पर हम चलते हैं और डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार व्याकरण वह शास्त्र है जो शब्दों के रूपों और प्रयोगों का निरूपण करता है। यानी हरदेव बहारी जो है वो बता रहे हैं कि व्याकरण क्या है, एक ऐसा शास्त्र है जो शब्द के रूप, यानी शब्द के कितने रूप हो सकते हैं और उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, यह हरदेव बहारी की परिभाषा से पता चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने बोला कि व्याकरण वो शास्त्र होता है जो शब्दों के रूपों और प्रयोगों का निरूपण करता है।
इस प्रकार कह सकते हैं हम कि सबसे पहले भाषा का विकास हुआ होगा और उसके पश्चात भाषा को सौंदर्य, नियमितता और उसको एक नियमीकरण के अनुसार चलाने के लिए उसके लिए नियम बनाए गए। अर्थात पहले तो बालक भाषा सीखता है और उसके बाद उसके नियम सीखता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाषा की परिभाषाएं हमने देखी, डॉक्टर स्वीट की, लंदन के बोर्ड ऑफ एजुकेशन की, डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर की और डॉक्टर हरिदेव बहारी की। और इसकी निचोड़ पर हम पहुँचते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले भाषा का विकास हुआ, उसके बाद भाषा में सौंदर्य, नियमितता और भाषा को एक नियम में बांधने के लिए पहले बालक भाषा सीखा और उसके बाद उसके लिए नियम बनाए गए। तो इस पूरी स्लाइड में हमने देखा कि व्याकरण की परिभाषाएं क्या है। इस स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं कि व्याकरण जो है वो पढ़ाए जाने के या व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है, कि व्याकरण शिक्षण क्यों पढ़ाया जाता है या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो इसका जो पहला उद्देश्य हमारे सामने आता है और वह है कि भाषा के ध्वनि तत्वों से परिचित कराना। भाषा के ध्वनि तत्वों से परिचित कराना, इसका अर्थ ये हुआ विद्यार्थियों कि शब्दोच्चारणता एवं वर्तनी, शब्द रचना व उनका प्रयोग तथा वाक्य रचना का ज्ञान प्राप्त करना इसका एक तरह से उद्देश्य है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब उद्देश्यों की, तो यहाँ पर हम ध्वनि तत्वों से परिचित होने की बात कर रहे हैं। तो ध्वनि तत्वों से परिचित होना ही एक तरह से या व्याकरण शिक्षण की सहायता से बालक को हिंदी भाषा की विभिन्न ध्वनियों की का ज्ञान दिया जाता है, विभिन्न ध्वनियों के ज्ञान से परिचित कराया जाता है। दूसरा जो उद्देश्य आता है वह है भाषा की शुद्धता के प्रति आस्था विकसित करना। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो बालक है वह भाषा को शुद्ध रूप से लिखे और उस शुद्ध रूप के प्रति उसके मन में एक आस्था विकसित हो। यह आस्था विकसित करना व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। अगले उद्देश्य पर चलते हैं और वह है कि विभिन्न शब्द रूप तथा धातु रूप का ज्ञान कराना। यानी व्याकरण का क्या काम हो गया यहाँ पर, शब्द रूपों का और धातु रूपों का ज्ञान बच्चों को देना, और इस ज्ञान से वो एक अच्छी और शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। इसीलिए उनको एक तरह से शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान होना आवश्यक है और यही एक व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। अगले उद्देश्य पर चलते हैं और वह है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन व मनन शक्ति का विकास करना। यानी व्याकरण के प्रति और भाषा के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत भाषा और व्याकरण के बारे में चिंतन और मनन शक्ति छात्रों की बढ़ सके, ऐसा इसका उद्देश्य है। यानी इसके जो भाषा है और व्याकरण है उसके प्रति छात्रों के मन में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो और वो उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसके विषय में मनन कर सकें, ऐसी शक्ति का विकास करना व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। अगले उद्देश्य पर चलते हैं और वह है तर्क शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास करना। यानी जो भी उसमें नियम बनाए गए हैं और जो भी वो निरीक्षण करता है छात्र, तो उसमें तर्क आ जाए कि ये नियम इस तरह से क्यों बनाए गए, ये नियम यहाँ पर किस तरह से लागू किया गया, और वो जो नियम है उनको वो बहुत बारीकी से उनका निरीक्षण भी कर सके। इस तरह की तर्क शक्ति और निरीक्षण शक्ति का भाषा के प्रति एक तरह से विकास करना इसका उद्देश्य है। यानी तर्क शक्ति और निरीक्षण शक्ति भाषा के प्रति उसकी विकसित हो सके छात्र की, यह व्याकरण शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगले उद्देश्य पर चलते हैं और वह है कि शब्दकोश में वृद्धि करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अगर हम किसी भाषा को सीखते हैं तो धीरे धीरे हमें उस भाषा के प्रति हमारे शब्दकोश में वृद्धि करनी होती है। जिस भाषा को हम सीख रहे हैं अगर हमारा उसका जो शब्दकोश है वो संकुचित होगा तो हम उस भाषा में पारंगत नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि शब्दकोश में या शब्द भंडार में वृद्धि करना। अगले उद्देश्य पर चलते हैं और वह है कि व्याकरण शिक्षण द्वारा मानसिक अनुशासन स्थापित करना। व्याकरण भाषा वह होती है कि हम अपने बोल करके हमारे विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन अगर हमें उसके बहुत ही शुद्ध रूप पर जाना है और हमें उस भाषा में दक्षता हासिल करनी है तो हमारे अंदर उस भाषा के प्रति एक अनुशासन होना चाहिए। उस भाषा के जो नियम है उसमें हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए और उन नियमों के तहत हमें उस भाषा का प्रयोग करना
आना चाहिए। तो व्याकरण शिक्षण द्वारा हम एक मानसिक अनुशासन में बंध जाते हैं और उस भाषा विशेष के प्रति हमारा जो एक तरह से अनुशासन बन जाता है, और उन अनुशासन के तहत और उन नियमों के तहत हम उस भाषा विशेष का प्रयोग करने लगते हैं, और इस तरह से फिर वह जो भाषा है उसमें हमारी दक्षता हासिल हो जाती है। तो ये व्याकरण शिक्षण द्वारा मानसिक अनुशासन स्थापित करना, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्याकरण शिक्षण का। अगला और अंतिम है कि भाषा के गुण दोषों के विषय में जानकारी प्राप्त करना और भाषा के गुण दोषों के प्रति हमारे मन में जो विचार हैं उनको एक तरह से स्थायी बनाना। तो किसी भी भाषा के अंदर गुण और दोष दोनों ही होते हैं। अगर हम किसी भाषा को सीख रहे हैं तो हमारे अंदर उस भाषा के गुण और दोषों दोनों की जानकारी होनी चाहिए, और जब हम व्याकरण शिक्षण प्राप्त कर लेते हैं उस भाषा का, तो हमारे को उस भाषा के नियम और उसकी जो बाधाएं हैं, उसके मार्ग में जो बाधाएं हैं उनके बारे में जानकारी हो जाती है, और हम भाषा के गुण और दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों, आपने इस स्लाइड में व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों को जाना। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि व्याकरण शिक्षण के कुछ और उद्देश्य हैं, जैसे शुद्ध लेखन तथा उच्चारण का अभ्यास कराना। किसी भी भाषा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कहा जा सकता है कि जब तक हमें ये भाषा शुद्ध रूप से लिखना और उच्चारित करना नहीं आ जाती, तब तक हम उस भाषा में दक्षता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो व्याकरण शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम जो भाषा विशेष सीखने जा रहे हैं उसको हम शुद्ध रूप से लिख सकें और उसको हम शुद्ध रूप से उच्चारित कर सकें। इसका अभ्यास व्याकरण शिक्षण के द्वारा हम करते हैं, और ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगले उद्देश्य पे चलते हैं और देखते हैं कि व्याकरण के नियमों तथा उसके प्रयोग का ज्ञान कराना। यानी व्याकरण शिक्षण का यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना और उसके प्रयोग, उसका उन नियमों का प्रयोग हमें कहाँ और किस प्रकार से करना, इस चीज का ज्ञान कराना। अगले उद्देश्य पर चलते हैं और अगला उद्देश्य है अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना। यानी जब हम किसी भाषा को पढ़ते हैं तो पढ़कर सिर्फ सिर्फ पढ़ना ही हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हम उसे पढ़ते हैं और उसके अंदर जो अर्थ निहित है उस अर्थ को ग्रहण करना चाहते हैं, तभी हमारी उस भाषा को पढ़ने की जो एक तरह से उद्देश्य है वह पूरा होता है। तो व्याकरण के द्वारा अर्थ ग्रहण करने की जो क्षमता है भाषा की, वह हमारे अंदर उत्पन्न होती है या छात्रों में उत्पन्न होती है। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि व्याकरण शिक्षण का अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना छात्रों में या पढ़ने वालों में। अगले उद्देश्य पर चलते हैं और वह है कि भाषा रचना शक्ति का विकास करना। भाषा की रचना शक्ति का विकास करना, यानी हम किसी भाषा को जब सीखते हैं या बालक किसी भाषा को जब सीखता है तो सबसे पहले वह उस भाषा को सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है। इस तरह से जो वो स्टेप बाय स्टेप चलता है भाषा सीखने के लिए, तो वहाँ पर उसकी रचना शक्ति का विकास हो सके, वो भाषा के विषय में रचना शक्ति को विकसित कर सके। भाषा विशेष जिसको वो पढ़ रहा है या जिसकी जानकारी वह ले रहा है उसमें वो दक्षता हासिल कर सके, इसके लिए व्याकरण शिक्षण का ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो भाषा बालक पढ़ने जा रहा है उस भाषा की रचना शक्ति का उसमें विकास करना। और अगला आता है कि व्यवहारिक पक्ष पर सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा अधिक बल देना। सैद्धांत तौर पर तो कोई भी चीज हम देख लेते हैं बाहरी तौर पर जब हम उसे व्यवहार में प्रयोग करने लगते हैं तो हमारे सामने और भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो हम उन कठिनाइयों को दूर कर सकें, व्यवहारिक तौर पर हम उस भाषा का बहुत अच्छी प्रकार से प्रयोग कर सकें और उस भाषा में दक्षता हासिल कर सकें, यह व्याकरण शिक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो व्यवहारिक पक्ष पर सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा ज्यादा बल देना, क्योंकि भाषा हमारे सैद्धांतिक तौर पे तो काम में आती ही है, लेकिन हमारे दिनचर्या में और दैनिकचर्या में, हमारे रोजाना के काम में, और हम किसी भी प्रकार का अगर कोई अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसमें सभी जगह हमारी भाषा काम में आती है, और भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर हम ज़्यादा दक्षता हासिल कर सकें, इस बात पर वो व्याकरण शिक्षण ज़्यादा जोर देता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। अगली स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं व्याकरण शिक्षण के विभाग। व्याकरण शिक्षण के
कौन कौन से विभाग हैं। विभाग का मतलब आप समझते हैं। विभाग का मतलब होता है कि किसी भी भाषा के कौन कौन से, एक तरह से हम कहेंगे कि डिपार्टमेंट है, या कौन कौन से एक तरह से किसी भी भाषा के प्रभाग हैं जिसके तहत वो भाषा चलती है, या जिसका हम उसमें अध्ययन करते हैं। तो जो यहाँ पर पहला आता है, आप देख रहे हैं स्लाइड में बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है कि व्याकरण के विभाग। इसमें जो पहला दिखाई दे रहा है वह है वर्ण विचार। वर्ण विचार इसका पहला विभाग है। दूसरा जो दिखाई दे रहा है शब्द विचार। तीसरा इसमें आता है वाक्य विचार, और चौथा आता है छंद विचार। तो इस तरह से जब हम व्याकरण शिक्षण को पढ़ते हैं तो व्याकरण शिक्षण को इन 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 भागों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं कि वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार। इन सब का अध्ययन हम किसी भी व्याकरण शिक्षण का अध्ययन करने में प्राप्त करते हैं। तो इस स्लाइड में आपने देखा व्याकरण शिक्षण के विभाग, जिन्हें बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। अगली स्लाइड में हम इन्हें इनके विस्तृत रूप में देखेंगे कि व्याकरण शिक्षण के जो विभाग थे इनके अंतर्गत आता क्या है या ये होते क्या है। तो हमने पहला देखा था वर्ण विचार, यानी वर्णों के आकार, लिखने की विधि, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण आदि पर इसमें विचार किया जाता है। तो वर्ण विचार क्या हुआ कि वर्णों के आकार, उनके लिखने की विधि, वर्ण कितनी तरह के होते हैं, वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, किसी विशेष वर्ण का उच्चारण किस विशेष तरीके से किया जाना चाहिए, ये हम इसमें देखते हैं। और इस तरह से वर्णों के आकार, लिखने की विधि, भेद, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। इसलिए ये सारा जो विचार है वो किस में आता है, वर्ण विचार में आता है। अगला हम देखने जा रहे हैं और अगला आता है शब्द विचार। शब्द विचार में क्या है बच्चों कि शब्द विचार में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, रचना आदि के विषय पर विचार किया जाता है। यानी कोई भी शब्द किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई है, किस तरह से उस शब्द की रचना की गई है, या वह रचना का कारण क्या है, या रचना किस प्रकार से हुई है, और उसके विषय में आदि के विषय में जो विचार किया जाता है, वो शब्द के विषय में जितना भी विचार किया जाता है वो सारा का सारा शब्द विचार के अंतर्गत आता है। अगले पर हम चलते हैं बच्चों। अगला है इसमें वाक्य विचार, यानी वाक्यों की रचना, उनके भेद, विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है कि वाक्य की रचना किस प्रकार से हुई, वाक्यों के भेद क्या क्या हैं, वाक्य को जब हम बोल रहे हैं तो कहाँ पर किस प्रकार के विराम चिन्हों का हमें प्रयोग किया जाना चाहिए, इस तरह का विचार इसमें आता है और वह कहलाता है वाक्य विचार। तो इस वाक्य विचार में वाक्य की रचना, वाक्य के भेद और वाक्य में विराम चिन्ह जो प्रयोग किए जाते हैं उन पर विचार किया जाता है। तो ये हुआ वाक्य विचार। अगला आता है और जो अंतिम भी है और जो चौथे नंबर पर है छंद विचार। छंद विचार में कि साहित्यिक रचनाओं के शिल्पगत पक्षों पर विचार किया गया है। यानी जब हम किसी भी साहित्य को पढ़ने जा रहे हैं तो उस समय उस साहित्य में किस तरह के का शिल्प काम में लिया गया है, या उसका शिल्पगत पक्ष क्या है, उस रचना में किस तरह के छंद काम में लिए गए हैं, किस तरह के अलंकार काम में लिए गए हैं, इस तरह के छंद विचार के बारे में विचार किया जाता है और पता लगाया जाता है कि जो भी हम साहित्यिक विशेष जो रचना पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं उसमें किस तरह के शिल्प को काम में लिया गया है। तो इस तरह से इसमें आता है छंद विचार। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पर कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार और छंद विचार, ये सारे हमने देख लिए। अगली स्लाइड पर अब हम चलेंगे और हम देखेंगे कि अगली स्लाइड पर क्या है, व्याकरण का पाठ्यक्रम। कि व्याकरण जब पढ़ने जाते हैं या जो पढ़ते हैं तो उसका पाठ्यक्रम जो है एक मोटे तौर पर इस तरह का होता है, या उसके पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया जाता है और पाठ्यक्रम में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षण का जो प्रथम उद्देश्य है बालक को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों के सही और शुद्ध रूप की शिक्षा देना। अक्षर, शब्द, वाक्यों के शब्द रूप, शुद्ध रूप की शिक्षा देने के लिए जो यहाँ पर काम में लेते हैं, और वह आती है इसमें पहली बात जो आवश्यक है और जो पहले बिंदु पे दिखाई दे रही है वह है वर्णमाला और लिपि। यानी वर्णमाला
कौन सी है और कौन सी लिपि काम में ली गई है। इसमें जो हम देख रहे हैं इसके सब पॉइंट्स हैं कि पहला उसको स्वर और व्यंजनों का ज्ञान कराना। जब कोई भी भाषा हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो उसे सीखना होता है उसमें आता है कि उसमें कौन कौन से स्वर हैं, कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं। इस चीज़ की बालक को एक तरह से ज्ञान प्रदान करना। दूसरा इसमें आता है कि स्वर एवं व्यंजनों की सही ध्वनि एवं उच्चारण स्थान का ज्ञान कराना। जब बालक को ये पता चल जाता है कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो उसके बाद उसे यह ज्ञान कराया जाता है कि स्वर और व्यंजन की जो ध्वनि है कि वह उन्हें किस तरह से उस ध्वनि को पहले ध्यान से सुने और किस तरह से उस ध्वनि को उच्चारित करें और उच्चारित करने का उनका स्थान क्या है। तो ध्वनि का उच्चारण उसे स्वर और व्यंजन के ध्वनि उच्चारण का उसे एक तरह से ज्ञान कराया जाता है। और अगला जो इसमें आता है वह है तीसरा, और वह मात्राओं का ज्ञान कराना। यानी जब वो स्वर और व्यंजन का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, स्वर और व्यंजन की जो ध्वनि है उसके उच्चारण का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उस हम अगली जो उसको सिखाते हैं वह आती है मात्राएं, जिनका बहुत ही विशेष महत्व है। क्योंकि बच्चों को जो सबसे पहली भाषा सीखने में जो परेशानी होती है वो यही होती है कि उन्हें मात्राओं का ज्ञान सही प्रकार से नहीं हो पाता है। मात्राओं का ज्ञान जब कराया जाता है तो पहले उन्हें उसका उच्चारण और फिर उसे लिखना, इन दोनों पर जोर दिया जाता है कि पहले वो उच्चारित करे सही तरीके से, वो जैसा उच्चारित करेगा वैसा ही वह उन्हें लिखेगा। तो पहले उसके उच्चारण के शुद्ध रूप पर और फिर उन्हें लिखने पर जोर दिया जाता है और इस बात का ज्ञान कराया जाता है। अगला आता है संयुक्त अक्षरों का ज्ञान कराना, कि जब हमने स्वर और व्यंजन इनका ज्ञान प्राप्त कर लिया तो और मात्राओं की जब हमें एक तरह से ज्ञान हो गया तो संयुक्त अक्षर जो है कि दो अक्षरों को मिलाकर के किस तरह से संयुक्त अक्षर बनते हैं और किस तरह से वे उच्चारित किए जाते हैं, इस बात का ज्ञान कराया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा स्वर और व्यंजन का ज्ञान, उसके बाद उसके उच्चारण का स्थान, फिर हमने देखा कि मात्राओं का ज्ञान और संयुक्त अक्षरों का ज्ञान। इसी कड़ी में वर्णमाला और लिपि की कड़ी में अगला और अंतिम आता है कि इन सभी को शुद्ध लेखन की शिक्षा और उनका अभ्यास स्थान। हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब बालक किसी भी भाषा को सीखता है तो सबसे पहले वह उस भाषा को सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर उस भाषा को पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है। लिखना सबसे अंतिम सीढ़ी पर आता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कठिन होता है। इन सभी में हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ों का ज्ञान होने के बाद बालक शुद्ध रूप से किसी चीज़ को लिख सके, यह एक व्याकरण के पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण कहेंगे कि उपलब्धि होती है कि जब अगर व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर ले तो शुद्ध रूप से बालक को लिखना आ जाए। यह आता है निरंतर अभ्यास के द्वारा। तो इन सभी को शुद्ध रूप से लिखने का और उनका अभ्यास कराया जाता है व्याकरण के पाठ्यक्रम में। तो हमने देखा वर्णमाला और लिपि। अगले पर हम चलते हैं और वह आता है व्याकरण के पाठ्यक्रम में शब्द। शब्द के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि शब्द से ही वाक्य बनता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बालक को ज्ञान कराया जाता है व्याकरण के पाठ्यक्रम में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द। इन शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं, यहाँ पर कैटेगरी की जाती है उनकी और उसके आधार पर उन्हें बताया जाता है कि शब्द कौन सा शब्द किस कैटेगरी में आता है और इस तरह से उसे शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। तो हमने शब्द जो यहाँ पर हमारा पॉइंट चल रहा है उसके पहला जो सब पॉइंट है या उसका जो वो देखा हमने तत्सम तद्भव और देश शब्दों का ज्ञान कराना। दूसरा जो इसमें आता है और वह आता है कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते रहते हैं, उनका ज्ञान कराना। विकारी शब्द 5 प्रकार के हैं और वो क्या क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया और विशेषण दोनों अलग रूप में भी। तो क्या सिखाया जाता है, सबसे पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया विशेषण और फिर क्रिया और विशेषण दोनों का अलग से भी ज्ञान दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा इसमें लिंग वचन कारक के अनुसार जो शब्द बदलते रहते हैं विकारी शब्द होते हैं और वो फिर आगे जाके विकारी शब्द 5 प्रकार के भागों में बढ़ जाते हैं और वो 5 प्रकारों का ज्ञान भी उन्हें दिया जाता है। अगला जो पॉइंट आता है हमारा जो तीसरे नंबर पर है कि अविकारी शब्द जो लिंग वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं उनका ज्ञान कराया जाता है। और इसमें जो शब्द नहीं बदलते हैं अविकारी शब्द है उनमें जो सबसे आता है महत्वपूर्ण और वह है विस्मयादिबोधक शब्द जो किसी भी लिंग वचन और कारक के अनुसार
बदलते नहीं हैं। अगर हमें किसी चीज़ में आश्चर्य होता है तो हम जब उसमें विस्मयादिबोधक शब्द काम में लेते हैं तो वह किसी भी लिंग के, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, या किसी भी प्रकार का कारक हो, उसमें वह बदलता नहीं है और वह अविकारी शब्द कहलाता है। तो विस्मयादिबोधक शब्द का ज्ञान कराया जाता है। अगला आता है लिंग और उनके भेद। तो पाठ्यक्रम में जब हम बात कर रहे थे व्याकरण के पाठ्यक्रम की, तो वहाँ पर हम देख रहे थे कि किस प्रकार से हम सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते हैं और आगे हम उसको जो बालक को ज्ञान कराते हैं लिंग और उसके भेद का। अगला जो आता है इसमें वचन और उसके भेद की। वचन क्या है, वचन किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। अगली स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं कि विराम आदि चिन्हों का ज्ञान कराना, कि विराम चिन्हों का प्रयोग बोलते समय भी और लिखते समय भी कहाँ पर और किस प्रकार से हो। किसी भी भाषा को सीखने के संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम विराम चिन्हों का सही तरह से प्रयोग कर सके। हमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना आएगा तभी हम उस भाषा में दक्ष माने जाएंगे। अगला आता है इसमें कि संधि के प्रकार व उनका ज्ञान कराना, कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है और संधि कौन कौन सी होती है और संधि विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है। अगला इसमें आता है उपसर्ग और प्रत्ययों का ज्ञान कराना, कि उपसर्ग कौन से है और प्रत्यय कौन से है, उपसर्ग और प्रत्यय किस तरह से बनाए जाते हैं, कौन कौन से शब्दों में प्रयुक्त होते हैं, इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय का संपूर्ण जानकारी दी जाती है। अगला इसमें आता है क्रिया और उसके भेद, की क्रिया क्या है या क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेद कौन कौन से। अगला इसमें आता है कि क्रिया विशेषण और उसके भेद। क्रिया विशेषण और उसके भेद की जानकारी लेने के बाद अगले बिंदु पर आते हैं और वह है कारक और उसके भेद। कारक पढ़ लेने के बाद समास और उसके प्रकार, की समास किसे कहते हैं और समास के प्रकार कौन कौन से हैं। फिर शब्द और शब्द की विभक्तियां कौन कौन सी है, लोकोक्तियां और मुहावरे कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, उसको छंद ज्ञान कराया जाता है, उसकी शब्द शक्तियां वृत्तियां आदि पर जोर दिया जाता है। और इस तरह से हमने देखा कि जो व्याकरण शिक्षण का पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन सा अध्ययन बच्चों को कराया जाता है। अगला हम देखने जा रहे हैं अगली स्लाइड पर कि व्याकरण शिक्षण का महत्व, कि भाषाई तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। जो पहला महत्व हमारे सामने आता है वह है कि भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना। यानी जब हम सीखने जा रहे हैं किसी भी भाषा को, तो व्याकरण शिक्षण जब प्राप्त करते हैं उससे संबंधित, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि उसका महत्व क्यों है और हम उसको क्यों सीख रहे हैं, तो उसमें आता है भाषाई तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। यानी शब्दों उच्चारणता एवं वर्तनी, शब्द रचना व उनका प्रयोग तथा वाक्य रचना का ज्ञान प्राप्त करना भाषाई तत्वों में आता है। कि भाषाई तत्वों में वो कैसी वर्तनी काम में ले रहा है, शब्द रचना किस प्रकार से हो रही है, उनका प्रयोग कैसे किया जा रहा है, वाक्य रचना किस प्रकार से की जाती है, किसी शब्द विशेष को उच्चारित कैसे किया जाता है, शब्दों उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। इस तरह से मुख्य मुख्य भाषाई तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना एक तरह से व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। अगले उद्देश्य पे चलते हैं और अगला उद्देश्य है भाषा की प्रकृति की पहचान। यानी भाषा शिक्षण में व्याकरण का एकमात्र उद्देश्य यह भी होता है और इसका ये महत्व भी है कि विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा प्रयोग में कुशल बनाना। अब भाषा परस्पर व्यवहार से अर्जित की जाती है तथा अर्जित भाषा के माध्यम से परस्पर व्यवहार किया जाता है। व्याकरण द्वारा विद्यार्थी भाषा की प्रकृति की पहचान करता है। ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, अर्थ विज्ञान आदि प्रत्येक दृष्टि से भाषा की प्रकृति होती है और उसको भाषा की प्रकृति की पहचान कराना यह व्याकरण शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला जो महत्व का बिंदु है उस पर हम चलते हैं और वह है कि व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है, कि अध्यापक के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है जिससे वह अशुद्धियों का संशोधन कर शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सके। और क्योंकि आप भी एक भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं इसीलिए आपके लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करें और उसके द्वारा आप जब भविष्य में किसी भी भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप अपनी अशुद्धियों का संशोधन कर सकेंगे और एक शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। अगला जो आता है महत्व में और वह आता है कि व्याकरण भाषा का विश्लेषण। भाषा के शुद्ध रूपों की जानकारी देने के लिए व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है, अतः व्याकरण भाषा का विश्लेषण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो व्याकरण भाषा का विश्लेषण भी
करवाया जाता है। अगला आता है कि तार्किक दृष्टिकोण से भी व्याकरण भाषा शिक्षण में आवश्यक है। व्याकरण एक कला है जिसका उद्देश्य भाषा के माध्यम से बोलने लिखने की कला का विकास करना है। यदि भाषा की कला सीखनी है तो व्याकरण की कला सीखनी होगी। तार्किक दृष्टिकोण से व्याकरण की सैद्धांतिक शिक्षा केवल इसलिए आवश्यक है कि बालक अपने भावों को शुद्ध रूप से प्रकट कर सके। तो इस तरह से तार्किक दृष्टिकोण से भाषा तार्किक दृष्टिकोण से भी व्याकरण भाषा शिक्षण में आवश्यक है। अगला आता है और उसमें कि व्याकरण के आधार से कोई नवीन धारा सीखना। यदि विदेशी भाषा सीखना है तो व्याकरण का सहारा लेना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के शिक्षण के लिए अनुवाद व्याकरण पद्धति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बालक बिना क्रिया व कर्ता का ज्ञान प्राप्त किए वाक्य निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन मातृभाषा शिक्षण में व्याकरण का शिक्षण इतना अपरिहार्य नहीं माना जाता है। जब मातृभाषा बालक सीखता है तो वह तो अपने घर से ही उसे सीख लेता है। तो इस तरह से हमने देखा व्याकरण शिक्षण का बहुत ही महत्व है, और भाषा में दक्षता हासिल करनी है तो व्याकरण शिक्षण हमें करना ही पड़ेगा। और व्याकरण शिक्षण प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद में हम किसी भी भाषा में दक्षता हासिल कर लेंगे। अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। अगली स्लाइड से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा बिंदु जो सामने आ रहा है और वह है व्याकरण शिक्षण की विधियां। व्याकरण शिक्षण की विधियां क्या चीज है बालकों? आप बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं। विधियां एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्याकरण का विषय प्राय बालकों को एक तरह से बहुत ही शुष्क और नीरस लगता है। इसमें बालक का कोई दोष नहीं, बल्कि उसमें व्याकरण शिक्षण विधियों के वातावरण का दोष है। जिस रूप में उसके सम्मुख प्रस्तुत की गई है उसी से वो बालक का एक तरह से रुचि बनती है। बालकों को सानिध्य व्याकरण की ऐसी अमनोवैज्ञानिक विधियों से कराया जाता है जो उनके लिए अरुचिकर होती है। व्याकरण शिक्षण में आनंद भाव लाने के लिए उनकी शिक्षण विधियों में एक तरह से उपयुक्त परिवर्तन लाना होगा, जिससे कि व्याकरण शिक्षा में एक सजीवता लाई जा सके और भाषा संसर्ग के साथ उसे रुचिपूर्ण तरीके से सिखाया जा सके। तो व्यवहारिक रूप से हम कह सकते हैं कि व्याकरण शिक्षण की विधियां क्या हुई, एक तरह से कि व्याकरण को पढ़ाने का जो तरीका है वही विधियों में आता है। और यहाँ पर कई तरह से हम देखते हैं कि व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं उनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं कि बालक को व्याकरण के नियम बता दिए जाएं और उन नियमों का स्मरण करे और वह उनका प्रयोग करे। दूसरा जो आता है इसमें वह आता है कि दूसरा बालकों को अधिक से अधिक उसका प्रयोग कराएं और बाद में उनको वो स्वयं उसकी नियमों की खोज करें। तीसरा इसमें आता है कि बालक को व्याकरण की शिक्षा अलग से न देकर भाषा के साथ ही दे दी जाए। इस तरह से 3 प्रकार से बालक को एक तरह से व्याकरण के जो सिखाने की विधियां हैं वो मानी जाती हैं। यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं तो पहली जो हमारे सामने आती है वह है समवाय विधि। समवाय विधि क्या होती है ये आपको देखना है बच्चों। आपने पहले पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है तो आज हम देखने जा रहे हैं कि समवाय विधि क्या होती है। तो इस विधि में इसकी प्रतिपादकों का मानना है कि व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से ना देकर साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वानों की रचनाएं उन्हें पढ़ाई जाएं और इसके अंतर्गत मौखिक और लिखित कार्य कराते समय, गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय, रचना कार्य कराते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें क्या है कि बालक को स्वतंत्र रखा जाता है और उसको बस उसकी रुचि के अनुसार उसको बहुत ही कहेंगे प्रतिष्ठित विद्वानों की जो रचनाएं पढ़ाई जाती है उसका जिसमें उसकी रुचि होती है वो रचनाएं वो पढ़ता है। और मौखिक और लिखित कार्य करते समय या गद्य पुस्तक को पढ़ते समय या रचना कार्य करते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये विधि मनोवैज्ञानिक मानी जाती है। इस विधि के विषय में लॉर्ड मैकाले ने कहा था, उनके अनुसार लॉर्ड मैकाले के अनुसार बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है जिसका व्याकरण वह नहीं जानता है। यह विधि उच्च कक्षाओं के अनुरूप है, यानी उसे बहुत नीरस तरीके से व्याकरण शिक्षण
नहीं करवाया जाता है, बल्कि उसे सीधा ही एक साहित्य दे दिया जाता है कि उस साहित्य को पढ़े, और उसे तब तक यह नहीं पता होता है कि उसमें किस प्रकार के व्याकरण का प्रयोग किया गया है। तो पहले बालक को उस भाषा को, अगर वह ज़्यादा जल्दी सीखता है, कि वह साहित्य पढ़ने को दे दिया जाए और फिर बाद में उसको उसका ज्ञान कराया जाए। जैसे रचना पढ़ाते समय यदि कई वाक्यों में संज्ञा शब्द आए तो बालक को संज्ञा का ज्ञान कराया जा सकता है। यानी जब वो कोई कहानी पढ़ रहा है, वहां पर बीच में जहां पर वो संज्ञा आ रही है, तो उसे पहले संज्ञा का ज्ञान नहीं कराया जाए, पहले वह उसे कहानी पढ़ा दी जाए, उसके बाद में उसे उसको संज्ञा का ज्ञान कराया जाए। तो उससे बालक को वह नीरस नहीं लगेगा, रुचिपूर्ण लगेगा, और बहुत आसानी से सीख जाएगा कि संज्ञा होती क्या है। इसी प्रकार इसमें पद्य पढ़ाते समय छंद, अलंकार आदि की शिक्षा भी दी जा सकती है, कि पहले उसे पद्य पढ़ा दिया जाए, उसको पद्य का अर्थ बता दिया जाए, और उसके बाद में फिर उसको धीरे धीरे बताया जाए कि उसमें कौन कौन से छंद और अलंकार काम में लिए गए हैं, और उनके नियम, छंद और अलंकार के नियम कौन कौन से हैं। इस विधि का जो दोष है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक दोष जो इसमें है, वह है कि इसमें गद्य शिक्षण के साथ साथ व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। कभी कभी व्याकरण का शिक्षण प्रमुख बन जाता है, तथा गद्य का शिक्षण गौण अर्थात अपने मूल उद्देश्य से इसमें भटक जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब छात्र पूरी उसको पढ़ लेता है कहानी को या किसी गद्य को, तो उसको पढ़ने के बाद व्याकरण पर आता है, तो उसका पूरा ध्यान व्याकरण की तरफ केंद्रित हो जाता है, और जो वो मुख्य गद्य पढ़ने जा रहा है या गद्य जहाँ पर उसको पढ़ाया गया है, तो उस गद्य को पढ़ाने के पीछे उद्देश्य क्या है, उस मूल उद्देश्य से वह भटक जाता है। तो ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोष है। इसको ध्यान में रखते हुए इस विधि को काम में लिया जाना चाहिए। अगली विधि पर चलते हैं, और वह आती है निगमन विधि। आपने पहले भी ये विधि पढ़ी होगी। इसमें बालकों को व्याकरण संबंधी नियम, उपनियमों का ज्ञान पहले दिया जाता है, और उसके बाद उदाहरण द्वारा उन्हीं नियमों को प्रयोग करना सिखाया जाता है। यानी पहले पूरा बता दिया जाता है कि आप कौन, ये जो संज्ञा पढ़ रहे हैं, आप सर्वनाम पढ़ रहे हैं, व्याकरण में आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसके नियम और उपनियम क्या है, और उसके बाद फिर उदाहरण के द्वारा उन नियमों का प्रयोग करना सिखाया जाता है। इस विधि में समय और परिश्रम कम लगता है। यह विधि भी उच्च कक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि उच्च कक्षाओं में पहले उनको नियम बता दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद में उदाहरण के द्वारा उन नियमों को प्रयोग करना सिखाया जाता है। तो आपने देखा बच्चों, निगमन विधि में क्या होता है। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि निगमन में नी और नियम में भी नी। निगमन विधि क्या हुई, जहां पर पहले नियम बताए जाए। तो इस तरह से मैं भी इसी तरह से पहले याद रखती थी, जब मैं शुरू में मैंने इसको सीखा था, और आप भी इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। निगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र है, वह किस तरह से चलते हैं कि नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर पर चला जाता है। तो आपने देखा होगा जो शिक्षण सूत्र है, हमारी भाषा में जो शिक्षण सूत्र जो है, उन सूत्रों का यहाँ पर निगमन विधि में प्रयोग किया जाता है। तो कौन से सूत्र काम में लिए जाते हैं, पहले नियम से उदाहरण की ओर, की पहले नियम सिखाया जाता है, फिर उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। पहले सामान्य चीज दिखाई जाती है या सिखाई जाती है, सामान्य चीज का ज्ञान कराया जाता है, फिर विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है। पहले सामने प्रमाण रखा जाता है, और फिर उसको, वो प्रमाण को एक तरह से, वो प्रमाण को एक प्रत्यक्ष की ओर आगे बढ़ाया जाता है। पहले सूक्ष्म चीज बताई जाती है, और फिर उसे स्थूल रूप की ओर आगे बढ़ाया जाता है। पहले अमूर्त रूप दिखाया जाता है, और फिर मूर्त की ओर आगे बढ़ा जाता है। पहले वो जो अज्ञान है, उसमें से ज्ञान की ओर चला जाता है, उसके अज्ञान को समझा जाता है, फिर अज्ञान से उसमें ज्ञान की ओर बढ़ाया जाता है। अज्ञान का मतलब कि उसे उस भाषा के नियमों की जानकारी नहीं है, उन नियमों की पहले जानकारी दी जाती है, और फिर उसे उदाहरणों के द्वारा उस ज्ञान की ओर बढ़ा जाता है। यानी वो नियम जान जाता है, तो फिर उसके आसपास के उदाहरणों को लेकर उसका अभ्यास कराया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि निगमन विधि में पहले नियम और उपनियमों का ज्ञान कराया जाता है, और उसके बाद उदाहरणों द्वारा उन नियमों का प्रयोग करना सिखाया जाता है। निगमन विधि के 4 सोपान हैं। कौन कौन से सोपान हैं कि नियम बोधन, नियम स्पष्टीकरण, नियम परीक्षण एवं सत्यापन। यानी नियम बोधन, सबसे पहले नियमों का बोध कराया जाता है। सोपान का मतलब वो स्टेप्स या वो सीढ़ियां हैं जिन पर हम चलकर आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो यहाँ पर हम सीढ़ी चढ़ते हैं निगमन विधि में, वो आती है नियम बोधन, यानी नियम का बोध कराया जाता है। फिर आगे चल के उस नियम को
स्पष्ट किया जाता है, कि उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है। फिर उन नियमों का परीक्षण, यानी उन नियमों को उदाहरण द्वारा उन नियमों का परीक्षण करवाया जाता है, और फिर सत्यापन, यानी जो नियम आपने पढ़ा था कि संधि विच्छेद का कौन सा नियम है, कौन सी संधि का कौन सा नियम है, अगर इस ये संधि विच्छेद इस नियम के तहत आती है, तो आपको फिर उसका उदाहरण देकर उसको सत्यापित किया जाना पड़ता है कि आपने इस तरह से संधि विच्छेद किया इस नियम के तहत, तो इसीलिए यह जो है संधि विच्छेद इस प्रकार से हुआ। इस तरह से जो नियम आपने अभी तक उसको बताए थे, जिन नियमों का आपने स्पष्टीकरण किया था, जिन नियमों का आपने परीक्षण करवाया था, उन नियमों को उदाहरण के द्वारा सत्यापित भी किया जाता है। तो ये यहाँ पर जो इसकी अपन परिभाषा में देख रहे थे कि नियम उपनियमों का ज्ञान दिया जाता है और उसके बाद उदाहरणों के द्वारा नियमों का प्रयोग सिखाया जाता है। तो यह यहाँ पर इन स्टेप्स को देख के भी पता चल रहा है, इन सोपानों को देखकर पता चल रहा है। इस विधि का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोष है, और इस विधि में जो दोष है वह यह है, यह माना जाता है कि यह विधि अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इस विधि में बालक को पहले नियम व सूत्रों को रटना पड़ता है, और जब कोई भी शिक्षा बालक लेता है और वो रटने पर आधारित होती है, तो वह अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है, क्योंकि वह उसमें लॉजिक नहीं लगा सकता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी याददाश्त का कमाल होता है, इसीलिए वह अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है। तो इसमें नियम और सूत्रों को रटाया जाता है, ये इसका बहुत ही बड़ा दोष है, और इसीलिए ये अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है। अगली विधि पर चलते हैं, और वह आती है आगमन विधि। आगमन प्रणाली में पहले प्रयोग बताकर और फिर नियम की खोज की जाती है। इस प्रणाली में नियमों को प्रत्यक्ष न बताकर उदाहरण द्वारा बालकों से उन नियमों की खोज कराई जाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई गद्य पढ़ रहे हैं, तो उस गद्य को आप पढ़ लेते हैं, और उसमें जिस प्रकार के समास, जिस प्रकार की संधि काम में ली गई है, पहले उसे वो पढ़ लेता है, उसे समझ लेता है, उसके बाद उसे बताया जाता है कि ये संधि इस प्रकार की है, ये वह प्रकार का समास है, और इसमें इस तरह से उसकी खोज करवाई जाती है। कहने का मतलब पहले उसका प्रयोग बता दिया जाता है और फिर उसके नियम की जानकारी दी जाती है। इस विधि में उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस विधि में जो है, जो सूत्र काम में लिए गए हैं, शिक्षण सूत्र, वो कौन कौन से लिए गए हैं कि पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम की ओर बढ़ा जाता है। पहले ज्ञात चीज से उसको एक तरह से अवगत कराया जाता है, फिर अज्ञात की ओर उसे आगे बढ़ाया जाता है और अज्ञात की उसको ज्ञान दिया जाता है। पहले उसे विशिष्ट चीज का ज्ञान करा दिया जाता है और फिर सामान्य की ओर बढ़ा जाता है। पहले उसके सामने किसी चीज का एक तरह से प्रत्यक्ष रूप में उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, और उस प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या है उसकी ओर बढ़ा जाता है। पहले उसके सामने स्थूल चीज रख दी जाती है और फिर हम सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। तो जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो शिक्षण सूत्र हैं, उनमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ा जाता है। पहले उसके सामने मूर्त चीज रख दी जाती है, और फिर अमूर्त जो है, जो दिखाई नहीं दे रही है, पीछे जो नियम काम में लिए जा रहे हैं, जो अमूर्त हैं, उनकी ओर बढ़ा जाता है, और इस तरह के शिक्षण सूत्रों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इस विधि के जो मुख्य सोपान है वो क्या है? पहले हमने देखी थी निगमन विधि के, और आगमन विधि में क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, पहले हम पढ़ा देते हैं और फिर नियम बताते हैं, नियमों की खोज बाद में की जाती है। तो इसलिए जो इसका पहला सोपान है, सोपान क्या होता है? सोपान वह सीढ़ी है जिस पर हम चढ़ करके आगे बढ़ते हैं। तो पहला इसका आता है उदाहरण, यानी पहले हम उदाहरण दे देते हैं, और फिर उसके बाद में अगली जो सीढ़ी होती है वो आती है नियमीकरण। पहले उदाहरण दे दिया, गद्य में हमने उसको पढ़ लिया, उसके बाद वो ऐसा क्यों है और ऐसा किस लिए है, इस बात पर जाया जाता है, और फिर उसको उसके नियम बताए जाते हैं। तो पहला हुआ उदाहरण, दूसरा इस पे दूसरी सीढ़ी जो आती है या दूसरा सोपान इसका है नियमीकरण। उसके बाद में फिर आता है निरीक्षण। निरीक्षण करके प्राप्त ये जानकारी लेता है कि यह जो प्रयोग किया गया है इस शब्द का, तो ये यहाँ पर क्यों किया गया है और किस लिए किया गया है। इस तरह से निरीक्षण के द्वारा ये पता लगाता है, और लास्ट में वह फिर नियमों की पुष्टि हो जाती है कि आपने ये पढ़ा, जो नियम आपने सीखा, जिस नियम का आपने निरीक्षण किया, यह नियम इस प्रकार से है और यह नियम इसीलिए यहाँ पर लागू किया गया है, इस बात की इसमें पुष्टि की जाती है। तो इस तरह से इस विधि के ये मुख्य सोपान हुए: उदाहरण, नियमीकरण, निरीक्षण और नियमों की पुष्टि। आपने देखी आगमन विधि, पहले आपने देखी थी समवाय विधि, फिर आपने देखी निगमन विधि,
फिर देखी आगमन विधि। अब अगली जो आती है छात्रों, और वह है आगमन निगमन। यहाँ पर आगमन और निगमन दोनों को मिला दिया गया है। जब आपने आगमन और निगमन को अलग से पढ़ लिया है तो आगमन निगमन विधि है वो आपके लिए ज्यादा आसानी रखती है। इसे विश्लेषणात्मक पद्धति भी कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों विधियां आगमन और निगमन का मिश्रण कर दिया जाता है और मिश्रण विश्लेषण करके ही किया जाता है। जब हम किसी चीज की जानकारी कर लेते हैं उसके बाद ही हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। हमने निगमन विधि पढ़ी, आगमन विधि पढ़ी, अब हम इन दोनों का प्रयोग करने जा रहे हैं तो इसका विश्लेषण हम तभी कर सकते हैं जब हमें पहले इन दोनों विधियों की जानकारी होगी। उदाहरण से नियम तथा नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है, यानी पहले उदाहरण से नियम। आगमन में उदाहरण से नियम में चले थे और निगमन में नियम से उदाहरण की ओर चले थे। इन दोनों का यहाँ पर ये एक तरह से मिलान है और इनका सम्मिश्रण है या मिश्रण है। ये सर्वश्रेष्ठ विधि है क्योंकि इसमें आगमन प्रणाली के सभी गुण और निगमन प्रणाली के भी एक भी दोष इसमें नहीं आता है। इन दोनों विधियों के जो गुण हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, इसलिए एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ विधि भी मानी जाती है और वह कहलाती है आगमन निगमन विधि। इसमें आगमन पद्धति द्वारा नियमों की खोज करते हैं और निगमन पद्धति द्वारा इस नियम का प्रयोग करते हैं। यानी पहले आगमन पद्धति का जो गुण है कि उसमें नियमों की खोज की जाती है, तो पहले नियम की खोज की जाती है और फिर वो निगमन पद्धति में उस नियम का प्रयोग इसमें सिखाया जाता है। जैसे संज्ञा बढ़ाने के लिए पहले उपयुक्त विधि से नियम की खोज की जाएगी और उसके बाद अभ्यास के लिए बालकों को कुछ वाक्य लिखकर उसमें से संज्ञा शब्द छटवाया जाएगा। इस तरह से बालकों को अगर पढ़ाएंगे हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि, तो उनके लिए आसानी होगी कि पहले संज्ञा बढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि और नियम की खोज की जाएगी कि किस विधि से उसे पढ़ाया जाए। और जब वो पढ़ लेगा या सीख लेगा कि संज्ञा होती क्या है, उसके भेद कौन से हैं, उसके बाद उसको अभ्यास कराया जाता है, कुछ वाक्य उसे लिख कर दे दिए जाते हैं और उससे उसमें उसको या तो अंडरलाइन कराए जाते हैं या उसे कहते हैं कि इसमें से आप छाट करके जो संज्ञा शब्द हैं उनको अलग से लिखकर बताइए। और इस तरह से फिर ये आगमन निगमन विधि काम में ली जाती है। और यह विधि एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने जितनी भी विधियां पढ़ी हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि इसमें आगमन और निगमन दोनों का ही एक तरह से मिला जुला रूप आ जाता है। यह विधि बहुत ही सुंदर विधि है क्योंकि इसमें आगमन प्रणाली के सभी गुण विद्यमान है लेकिन निगमन प्रणाली का एक भी दोष नहीं, क्योंकि नियम की खोज को बालक स्वयं करते हैं जो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। इस प्रकार आगमन प्रणाली द्वारा मनोवैज्ञानिक विधि से नियमों की खोज और निगमन प्रणाली द्वारा नियम का प्रयोग, इस प्रकार से दोनों मिलकर इस प्रणाली को बहुत सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली बना देते हैं। तो आपने देखा कि इसे एक तरह से विश्लेषणात्मक पद्धति भी कह दिया जाता है कि विश्लेषणात्मक पद्धति कोई नई पद्धति नहीं है, आगमन और निगमन दोनों को मिला दिया, यही विश्लेषणात्मक पद्धति है। तो आपकी परीक्षा में ये प्रश्न भी आ सकता है कि विश्लेषणात्मक पद्धति कौन सी है, तो उसमें भी आप इसको बता सकते हैं कि आगमन निगमन जो पद्धति है वह विश्लेषणात्मक पद्धति है। इस पद्धति में आपने देख लिया, इस पद्धति में आगमन पद्धति द्वारा नियमों की खोज करते हैं और निगमन पद्धति द्वारा नियमों का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसमें नियम उपनियम देकर और ऐसे पर्याप्त प्रयोग लिए जाते हैं जिनसे अभिष्ट नियम परिलक्षित हो जाए और फिर उन नियमों को उदाहरणों द्वारा पुष्टि की जाती है। आपने यहाँ पर इसके बारे में देख लिया आगमन और निगमन विधि। अगली आती है सूत्र विधि। सूत्र विधि को एक तरह से परंपरागत विधि भी कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा नियमों को सूत्र रूप में कंठस्थीकरण किया जाता है। हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वहां पर कंठस्थीकरण पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया जाता था, तो सूत्र विधि क्योंकि प्राचीन विधियों में से है तो यहाँ पर इसमें भी कंठस्थीकरण पर जोर दिया जाता है और इसमें जो नियम है वो बताकर उनको सूत्र रूप में एक तरह से बालकों को कंठस्थ करा दिया जाता है। पहले उनको यह नहीं सिखाया जाता है कि इन नियमों का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाएगा, पहले उन्हें ये सिखा दिया जाता है कि कंठस्थ करा दिया जाता है, याद करवा दिया जाता है, कोई चीज रटवा दी जाती है, नियम रट लेते हैं, उनका कंठस्थीकरण हो जाता है, फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है। तो इसमें जटिल विषयों को समझने में और याद रखने में सुविधा होती है क्योंकि पहले वो याद रख लेते हैं और फिर उसके बाद उसे आगे की ओर बढ़ते हैं। और क्योंकि ये छोटी कक्षाओं में ज्यादा उपयोगी है, छोटी कक्षाओं में बच्चों की याददाश्त अच्छी होती है, उसमें उन्हें उनके नियम रटवा दिए जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी श्लोक हैं और जितनी भी कविताएं हैं वो जो बचपन में याद की होती है वो बड़े होने तक याद रहती है, इसलिए जो श्लोक का रटवाने का जो काम है वो छोटी कक्षाओं में ही कर दिया जाता है। इस विधि का जो उद्देश्य है वह बहुत ही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी हम कह सकते हैं कि गागर में सागर भरना,
गागर मतलब एक छोटे से जो बर्तन है उसमें सागर जितना पानी भर देना। यानी मनोवैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि किसी विषय को समझकर याद किया जाए तो उसमें कोई हानि नहीं है। विषय पर अधिकार तो याद करने से ही होता है, चाहे विषय को याद करके समझा जाए या विषय को समझ करके याद किया जाए। तो यहाँ पर हम जब गागर और सागर की बात कर रहे थे तो उसका मतलब यहाँ पर यह है कि पहले उन्हें छोटे शब्दों में याद करा दिया जाता है और फिर उसे सागर की तरह से प्रयोग करने की शिक्षा दी जाती है, तो वह आगे जा करके उसको शिक्षित हो जाता है इस बारे में। तो ये कह सकते हैं कि किसी विषय को हम या तो पहले समझ लें और फिर याद करें, या फिर हम याद कर लें और फिर उसे हम समझ लें, तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो ये बहुत प्राचीन विधि है, तो हम बिल्कुल यह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये विधि एक तरह से प्रासंगिक नहीं है। छोटी कक्षाओं में छोटे बच्चों के लिए तो ये विधि बहुत ही उपयोगी है, और क्योंकि ये परंपरागत विधि है तो इसमें कुछ कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी ये आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो आपने देखी छात्रों सूत्र विधि। आज हमने यहाँ पर व्याकरण से संबंधित ज्ञान लेने की कोशिश की बच्चों, कि व्याकरण क्या है, व्याकरण का अर्थ और परिभाषाएं क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, और व्याकरण के उद्देश्य क्या है, व्याकरण के कहते हैं जैसे प्रभाग क्या है, या व्याकरण की प्रकृति क्या है, फिर व्याकरण का महत्व क्या है, व्याकरण जो शिक्षण है उसमें कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है। तो मैंने पूरी कोशिश और मेहनत के साथ ही प्रयास किया है कि व्याकरण से संबंधित आप सभी जानकारी प्राप्त कर लें। मेरे इस वीडियो को आप पसंद करेंगे ऐसा मैं अनुमान लगाती हूँ, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कोशिश करूंगी कि मेरे अगले वीडियोस आपके लिए उपयोगी हों, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं उन्हें भी आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।